नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल इजी ब्रिजी बायोलॉजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10th ऑफ क्लास 7th साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है, वाई डू वी रेस्पायर, यानी कि हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, और हम पढ़ेंगे हाउ डू वी रेस्पायर, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है ये कैसे होती है। व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम ब्रीद आउट क्या करते हैं, ब्रीद आउट करने में कौन सी गैसेस रिलीज़ होती है और क्या गैसेस के अलावा कुछ और भी चीज़ें रिलीज़ होती है, ये भी हम जानेंगे। और हम जानेंगे रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। और हम ये भी देखेंगे कि क्या प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है और अगर होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले वाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। तो इसको जानने से पहले हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिस कॉन्सेप्ट का नाम है फोटोसिंथेसिस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा होगा। थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स रिक्वायर बेसिकली 3 थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसके लिए पौधों को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें हैं? यस राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? फ्रॉम एनवायरमेंट। वाटर कहाँ से मिलती है? थ्रू देयर रूट्स फ्रॉम सॉइल, यानी कि मिट्टी में अपने जड़ों के माध्यम से पानी लेते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जस्ट लाइक जब आप किचन में खाना बनाते हो, अगर नहीं कभी बनाया तो आपने ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि सभी सब्जियां वगैरह काटने के बाद मसाले वगैरह मिला करके हम गैस स्टोव को ऑन करते हैं। उस गैस स्टोव से क्या मिलता है? हीट के रूप में एक्चुअली क्या मिल रहा होता है? एनर्जी। तो उससे ही हमारा खाना प्रिपेयर होता है। अब प्लांट्स को तो हम गैस स्टोव पे रख नहीं सकते, तो उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट के थ्रू। तो विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य की रोशनी की प्रेजेंस में क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और वो किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में, यानी C6H12O6। और ये जो इन्होंने ग्लूकोज बनाया, जो इनका फूड है, इसमें क्या ट्रैप है? सनलाइट के रूप में एनर्जी ट्रैप है। ठीक है, और क्योंकि हम फूड के लिए प्लांट्स पे अल्टीमेटली डिपेंडेंट है, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। अब आप पूछोगे नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स पे कैसे डिपेंडेंट है। तो नॉन वेजिटेरियन जो भी मीट वगैरह ले रहे हैं, वो जो चिकन है वो क्या खा रहा है? वो भी तो प्लांट खा रहा है ना। तो हुआ ना, अल्टीमेटली हम किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। तो ये एनर्जी फूड के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाती है। ठीक है, और हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों है, अब हम ये देखते हैं। We know that all the living organisms are made up of small microscopic units called the cells। हमें सबको पता है कि जो भी हमारी जो बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या कोई भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी एनिमल हो, उनकी बॉडी किससे बनी हुई है? छोटी छोटी इकाइयों से बनी हुई है, जिसका नाम क्या है? सेल, यानी कि कोशिका। These cells have different functions to perform in these organisms such as digestion, respiration, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ये जो सेल्स है ना, अलग अलग तरीके के काम करती है। जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो, वॉकिंग है, ये डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? सेल्स। द सेल्स कैन परफॉर्म दीज फंक्शन ओनली इफ़ दे गेट द एनर्जी टू डू सो। सेल्स जो है ये सारे काम कब करेंगी? जब उनके पास एनर्जी होगी। ठीक है, हेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड विच गिव्स देम द रिक्वायर्ड एनर्जी। इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी सारे सेल्स को भी काम करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड से उन्हें क्या मिलेगा? एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड गेट्स रिलीज व्हेन द ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर और ब्रीथ। अब आप पूछोगे कि हमें फूड से एनर्जी मिली जा रही है तो हमें रेस्पिरेशन की क्या ज़रूरत है। तो फूड के अंदर जो एनर्जी है उसका ब्रेक डाउन करने के लिए हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उस एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी है, उसको फूड से रिलीज़ करने के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने रेस्पिरेशन क्यों किया? क्योंकि जो भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो
डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं और उस काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी हमें फूड के रूप में मिलती है। लेकिन इस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए फूड से हमें क्या चाहिए, रेस्पिरेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। Respiration is the process by which food is broken down in the cells of the body with the help of the oxygen to release energy. Respiration की प्रोसेस में क्या होता है, अभी हमने देखा फूड का ब्रेकडाउन हो रहा था किसमें, बॉडी की जो सेल्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन के हेल्प से, क्योंकि हम रेस्पिरेशन में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द सेल्स ऑफ बॉडी। किस लिए ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। तो बेसिकली रेस्पिरेशन किस लिए है, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, हमने ग्लूकोज लिया जो कि हमारा फूड है, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिला, रेस्पिरेशन से, और ये दोनों जब मिले तब क्या रिलीज़ हुआ, एनर्जी। और एनर्जी के साथ और भी चीज़ें रिलीज़ हुई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे ब्रीद आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी बॉडी को, एनर्जी। Since the respiration takes place in the cells of the body, it is called cellular respiration. ये जो respiration है ये कहाँ हो रहा है, हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, cellular respiration. The cellular respiration takes place in a cell organelle called mitochondria. और ये cellular respiration भी एक particular cell organelle में हो रहा है। सेल के अंदर भी और छोटे छोटे organelles है, लाइक न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, और भी अदर चीज़ें हैं, जिसके अंदर एक और ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, हाउ फूड हेल्प्स अस इन गेनिंग एनर्जी। ये हम अभी पढ़ चुके हैं, फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। As we breathe, we take in the air that contains oxygen in it and breathe out air which contains carbon dioxide. हम जब ब्रीथ करते हैं यानी जब हम सांस लेते हैं तो हम जो हवा अपने अंदर ले रहे हैं उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, और जो एयर हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू आवर सेल्स हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड एंड वी गेट एनर्जी। और ये ऑक्सीजन जब हमारे सेल्स तक पहुंच रही है तो उससे क्या हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है और हमें क्या मिल रही है, एनर्जी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें फूड से एनर्जी कैसे मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब रेस्पिरेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि ये पेपर में एज डिफरेंस आता है तो इसलिए हम इसे टेबल के रूप में डिफर करके पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कब होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है और उस एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि यहाँ पे एयर का एब्सेंस है, यानी कि ऑक्सीजन का एब्सेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। दूसरा पॉइंट, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है, पूरा ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। थर्ड पॉइंट इज इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है, लास्ट में क्या बन रहा है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, एंड प्रोडक्ट्स, हेयर एंड प्रोडक्ट्स आर आइदर इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में या तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे या फिर लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। तो दोनों का एंड प्रोडक्ट अलग है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में से कोई एक और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, यानी कि 38 ATP। ATP इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को जिस तरीके से आप
करेंसी को रुपी में, कहीं डॉलर में, इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, तो वैसे ही एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये एनर्जी की यूनिट है। तो हमें बस यही अभी पढ़ना है कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 38 ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी तो रिलीज हो रही है लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में। ये एनर्जी कितनी लिबरेट हो रही है, कितनी जनरेट हो रही है, 2 ATP, विच इज़ रिलेटिवली वेरी स्मॉलर देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, प्लांट्स के सेल्स में और एनिमल सेल्स में। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, ये मेनली एनारोबिक बैक्टीरिया में, ईस्ट में और ह्यूमन के मसल सेल्स में होती है। ह्यूमन में होती है लेकिन कहाँ पे होती है, सिर्फ मसल सेल्स में होती है। ठीक है, तो हमें क्या क्या समझ आया एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। सबसे पहला कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल सेल्स में होते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरियाज में और ह्यूमन के मसल सेल्स में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमें रिएक्शन देखना है। जो इक्वेशन लिखी है उसको समझते हैं। सबसे पहले लिखा है C6H12O6 + 6O2, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में ये किलो कैलोरीज में एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरी तरफ ग्लूकोज तो है, C6H12O6 है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी यहाँ पे बहुत कम मात्रा में रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं एनारोब्स क्या होते हैं। अभी नाम से क्लियर हो रहा है, वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एनारोब्स कह रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एनारोब्स, यानी कि वैसे ऑर्गेनिजम्स, वैसे जीव जंतु जो कि एयर के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनारोब्स। दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन हेंस कैन गेट एनर्जी इवन विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो इनको एनर्जी बिना ऑक्सीजन के भी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। एनारोब का एक एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट। ये एक तरीके के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, हम इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एज अ बाय प्रोडक्ट दे रिलीज एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये जो ईस्ट है जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो अभी हमने पढ़ा था कि बाय प्रोडक्ट, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल एक टाइप का एल्कोहल है, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, क्योंकि ये एल्कोहल रिलीज करते हैं इसलिए इसका यूज़ जो है, ईस्ट का यूज़ किस में किया जाता है, वाइन और बियर बनाने में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्कोहल फर्मेंटेशन। आई होप एनारोब्स भी आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कहाँ पे होता है, मसल सेल्स में। कैसे होता है अब वो पढ़ते हैं। आर मसल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। हमारी जो मसल्स है ना वो बिना ऑक्सीजन के भी कुछ देर रेस्पिरेशन कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ बहुत ही कम टाइम के लिए। दिस जनरली हैपन्स व्हेन वी अंडरगो अ हैवी एक्सरसाइज सच एज रनिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इन सच सिचुएशंस द मसल्स रिक्वायर मोर एनर्जी एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट एनफ। इसमें क्या होता है, जनरली ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये मसल्स को एक शौक से नहीं करती है, तब करती हैं जब ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कम हो जाता है। किस समय ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे रनिंग कर रहे हों या वेट लिफ्टिंग कर रहे हों या साइकिलिंग कर रहे हों, ठीक है, या फिर तेज़ चल रहे हों काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारी मसल्स हैं उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है।
Hence, anaerobic respiration takes place in the muscles. As a result, muscles also produce lactic acid along with energy. हमने पढ़ा था अभी anaerobic respiration के दो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो लैक्टिक एसिड या फिर एथेनॉल. एथेनॉल तो ईस्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है. हमारी मसल सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? लैक्टिक एसिड. दिस लैक्टिक एसिड accumulates in the muscles and causes cramps. That is why we often feel cramps while we do heavy exercises. ये जो लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हमारे मसल्स में हो रही है, तो वो लैक्टिक एसिड कहाँ जमा हो जा रहा है? हमारे मसल्स के अंदर, और इसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं. यानी कि जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स में पेन होता है ना, या कभी बहुत देर तक दौड़ लिए, साइकिलिंग कर लिए, वेट लिफ्टिंग कर लिया कुछ, तो हमारे मसल्स के अंदर पेन होता है. ये क्यों होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है ये हमारे मसल्स में जाके एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया है, उसकी वजह से हमें क्रैम्प फील होता है. ठीक है. In order to get relief from cramps, we can take a hot water bath or massage our muscles. This is so because hot water bath or massage improves the blood circulation in the muscles. इसलिए कहा जाता है इन क्रैम्प से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हॉट वाटर बाथ, यानी कि गर्म पानी से नहा लेना चाहिए, या फिर उस जगह पे मसाज करना चाहिए मसल्स में जहाँ पेन हो रहा हो. तो इससे क्या होता है? ये जो हॉट वाटर है ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और जो भी हम मसाज भी कर रहे हैं उससे भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा. अब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो ब्लड हमारी ऑक्सीजन को लेकर आएगी, और ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ प्रॉपर होगा. प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन दोबारा से मसल्स में भी होने लग जाएगा. एज अ रिजल्ट द ऑक्सीजन रीचेज द सेल्स ईजली विच ब्रेक्स ऑन द लैक्टिक एसिड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एज अ रिजल्ट क्या होगा? हम जब वहाँ मसाज करेंगे तो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा? लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर देगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में? लास्ट की इक्वेशन देखो, ग्लूकोज इन मसल, यानी कि मसल्स में जो ग्लूकोज है वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोड्यूस करेंगे? लैक्टिक एसिड और एनर्जी. यानी ये क्या हो रहा है? ये इक्वेशन जो है किसकी है? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स मसल्स, जनरली मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है. नेक्स्ट, अब हम समझते हैं ब्रीदिंग. अभी तक आप सोच रहे होगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक होता है, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा था? फूड का ब्रेकडाउन हो रहा था एनर्जी रिलीज करने में. ब्रीदिंग में जनरली हम सिर्फ ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, सिर्फ इतना सा जो काम है वो ब्रीदिंग कहलाता है. लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें एनर्जी का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अब हम ब्रीदिंग देखते हैं. Breathing is a process by which oxygen-rich air is taken in and carbon dioxide-rich air is given out with the help of respiratory organs. ठीक है. ब्रीदिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन रिच एयर को हमने अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर किया. किसके हेल्प से? अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से. ब्रीदिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है. इसमें हमने क्या किया? ऑक्सीजन रिच एयर को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर किया. ब्रीदिंग अकर्स कंटिन्यूसली इन एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूसली होता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. इनहेलेशन यानी कि जो हमने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनटेक किया, ऑक्सीजन रिच एयर जो हमारी बॉडी में गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन. और द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. सिमिलरली जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी के बाहर किया उसे हम उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? एक्सहेलेशन. तो ब्रीदिंग समझ आ गया. ब्रीदिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन. इनहेलेशन में हमने ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर किया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया, उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सहेलेशन. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली ड्यूरिंग ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के टाइम पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है वो अल्टरनेटिवली चलता है, यानी एक बार इनहेल कर रहे हैं, दूसरी बार एक्सहेल करते हैं. ये डायग्राम में आप देख सकते हो. एक बार इनहेलेशन हो रहा है, दूसरी बार एक्सहेलेशन हो रहा है. इनहेलेशन में ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स तक जा रही है, और एक्सहेलेशन में हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर आ रही है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड जो है. सबसे पहला, ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट क्या होती है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट. यानी कि हम एक मिनट में जितनी बार ब्रीदिंग कर रहे हैं, कोई भी पर्सन एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग कर रहा है, यानी इनहेल एक्सहेल कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट. और कह सकते हैं नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट. एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ्स हो रही हैं उसको काउंट करोगे आप, तो आपको पता चल जाएगी आपकी ब्रीदिंग रेट क्या है. नेक्स्ट, ब्रीथ. अ ब्रेथ मीन्स वन इनहेलेशन फॉलोड बाय वन एक्सहेलेशन. वन ब्रेथ का मतलब क्या होगा? एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन. नेक्स्ट, द ब्रीदिंग रेट इज़ नॉट ऑलवेज कांस्टेंट इन ह्यूमन बींग्स. हमने देखा है ब्रीदिंग रेट क्या आपकी कांस्टेंट रहती है?
आप पढ़ रहे हो, बैठे हो, सो रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो क्या आपकी ब्रीदिंग रेट हमेशा एक जैसी है? नहीं। वी जनरली ब्रीथ फास्टर व्हेन आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल वाइल एक्सरसाइजिंग। जनरली हम ज़्यादा तेज़ी से कब ब्रीथ करते हैं? जब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जनरली एक्सरसाइज करते टाइम। दिस इज सो बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन दैट कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी का ब्रेक डाउन कैसे होगा? फूड से होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए हमें उस समय जो ब्रीदिंग रेट होता है वो ज़्यादा होता है। इस समय जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। अगर हम एक एवरेज एडल्ट की बात करें तो उसका जो ब्रीदिंग रेट है कितना होता है? 15 to 18। ठीक है, कितना ब्रीदिंग रेट है? यानी कि 1 मिनट में जो ब्रीद हो रहे हैं कितने हो रहे हैं? 15 से 18 बार। और एक्सरसाइज करते टाइम ये जो रेट है 25 टाइम्स अ मिनट भी हो सकता है, यानी कि 25 टाइम्स अ मिनट, यानी कि 1 मिनट में हम 25 बार भी ब्रीदिंग करते हैं। कब? जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग और रनिंग। हमें भूख क्यों लगती है जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके आते हैं, जैसे रनिंग करके आए या फिर वॉकिंग काफ़ी देर के लिए कर लिया, तो हमें भूख क्यों लगती है? ठीक है, इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसलिए हमें भूख भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, व्हेन वी डू अ फिजिकल एक्टिविटी द फूड दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो क्या होता है? जो भी फूड हमारी बॉडी के अंदर था वो सारा क्या हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि सिंस ऑल द फूड गेट्स कंज्यूम्ड इन जनरेटिंग द एनर्जी वी स्टार्ट फीलिंग हंग्री। क्योंकि जितना भी फूड हमने पहले कंज्यूम किया था वो सारा कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। ठीक है, और एनर्जी सारी हमारी कंज्यूम हो गई कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में, इसलिए हमें क्या लगती है? भूख लगती है। हेंस इन ऑर्डर टू गेन मोर एनर्जी वी नीड टू ईट मोर फूड। यानी कि हमें और एनर्जी चाहिए। अगर हमें और एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा फूड लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू वी ब्रीथ। यानी अब हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ये जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं? अभी हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हम पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीदिंग। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमें ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है। द मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉस्ट्रल्स। आप डायग्राम में देखो, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, विंड पाइप जिसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रैकिया भी कह रहे हैं, लंग्स, और नीचे सबसे नीचे क्या है? डायफ्राम। ये सब हमें किस में हेल्प कर रहे हैं? रेस्पिरेशन में। We take in the air present in the environment through our nostrils which travels through the nasal cavity. Nostrils हम जनरली नोज़ के अंदर जो आपको 2 होल्स दिखाई देते हैं ना, उसको हम नॉस्ट्रल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में जो भी एयर प्रेजेंट है वो हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू लेते हैं और ये नेज़ल कैविटी के थ्रू पास डाउन होती है। देन नेज़ल कैविटी के थ्रू ये कहाँ चली जाती है? विंड पाइप में। विंड पाइप यानी जो ट्रैकिया है इसके थ्रू होते हुए कहाँ जा रही है? ये हमारे लंग्स में पहुँच रही है। ठीक है, द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विच इज सराउंडेड बाय द रिब्स। ये जो लंग्स है ये कहाँ सिचुएटेड है? चेस्ट कैविटी में। और ये जो आपको रिब्स देखो आप डायग्राम में रिब्स दिखाई दे रहे हो, और ये किससे सराउंडेड है? रिब्स से। जब आप अपने एब्डोमेन के साइड में टच करोगे ना तो आपको हार्ड सा एक स्ट्रक्चर फील होगा। ये स्ट्रक्चर आपको जो फील हो रहा है वो क्या है? रिब्स। नेक्स्ट, ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब ये जो आपका चेस्ट कैविटी है इसके नीचे एक मसल शीट प्रेजेंट है, उस मसल शीट को हम क्या कह रहे हैं? डायफ्राम। ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम्स टेक्स प्लेस। जब आप सांस लेते हो तो ये जो रिब्स हैं और नीचे जो चेस्ट कैविटी के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट है इनका मूवमेंट होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन ब्रीदिंग इन द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज इन साइज एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन एंड एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। इनहेलेशन, जब आप सांस ले रहे हो तब क्या होता है? चेस्ट कैविटी का जो एरिया है, साइज है, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारे लंग्स में जा सके। ठीक है, और एक्सहेलेशन के टाइम क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। चेस्ट कैविटी जो है उसका साइज कम हो जाएगा क्योंकि हमने एयर को बाहर ब्रीद आउट कर दिया है, और डायफ्राम ऊपर आ जाएगा और एयर जो है कहाँ आ जाएगा? लंग्स के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आप इनहेलेशन में क्या हो रहा है? हमने सांस जब लिया तब क्या हो रहा है?
चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है और डायफ्राम कहाँ आ रहा है, डायफ्राम नीचे की तरफ आ जा रहा है ताकि लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिल सके और ज़्यादा एयर इसमें एंटर हो सके। और एक्सहेलेशन जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जा रहा है और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ रहा है और जो भी एयर है वो बाहर की तरफ लंग्स के थ्रू बाहर की तरफ पुश आउट हो जा रही है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे एयर अंदर जा रहा है। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हम अब रेस्पिरेशन में बाहर क्या करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन जो हमने किया, इनहेल तो हमने किया ऑक्सीजन, लेकिन ब्रीथ आउट हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल क्या कर रहे हैं, ये देखते हैं। द एयर विच वी ब्रीथ आउट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। जो एयर हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं ना, वो आपको लगता होगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट हो रहा है, लेकिन नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है और इसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, यानी कि वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। इसके लिए हम एक्टिविटी करके देखते हैं। पहली एक्टिविटी, आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें कुछ लाइम वाटर ऐड करना है। लाइम वाटर यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने पहले भी किया होगा अपने क्लास 7th के पहले के चैप्टर्स में। अब क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, उसमें लाइम वाटर डाला। लाइम वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अब हम उसमें क्या डालेंगे, एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ डालेंगे लाइम वाटर में। अब उस स्ट्रॉ में हमें एयर ब्लो करना है। ठीक है, द लाइम वाटर, जब आप एयर ब्लो करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो लाइम वाटर जो ट्रांसपेरेंट था अब कैसा हो गया है, मिल्की हो गया, यानी व्हाइट कलर का हो गया है। दिस शोज दैट एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो लाइम वाटर हमने लिया था वो क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमने ब्लो किया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थे, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसका कि कलर कैसा है, मिल्की है। तो इससे क्या पता चला, जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी एक्टिविटी हम ये देखने के लिए करते हैं कि क्या जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। एक्टिविटी 2, क्या करना है, आपको एक मिरर लेना है। ठीक है, या कोई भी ग्लास आप लीजिए। आपको क्या करना है, उस मिरर के ऊपर एयर ब्लो करना है। जब आप एयर ब्लो करोगे तो आप क्या देखोगे कि उसमें कोई एक मॉइस्चर की फिल्म जो है वो फॉर्म हो जा रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हम एयर ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, मॉइस्चर। तो आपको क्या पता चला कि व्हाट वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर, दैट इज वाटर वेपर। नेक्स्ट, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब दूसरे एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसे होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले, मैनी एनिमल्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज जस्ट एज ह्यूमन बींग्स, लाइक इन लायंस, एलिफेंट्स, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें चेस्ट कैविटीज़ होती हैं और लंग्स होते हैं, जैसा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर है। अब इन एनिमल्स के कुछ एग्जांपल है, ये आप देख लेना कौन कौन से हैं। लायन है, एलिफेंट है, काव है, गोट है, फ्रॉग है, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड। इन सब में क्या है, चेस्ट कैविटी है, लंग्स है, जिसके थ्रू इनमें रेस्पिरेशन हो रहा है, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। दूसरा अब हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग इन कॉकरोच। कॉकरोच और जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनमें ब्रीदिंग कैसे होती है ये पढ़ते हैं अब हम। कॉकरोच ब्रीथ्स थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरिकल्स। ये जो कॉकरोच होते हैं ना, इनके बॉडी पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, छोटी छोटी छेद टाइप के होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। उसके थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं। द स्पाइरिकल्स आर कनेक्टेड टू एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। और ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो एयर ट्यूब्स से कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया। यहाँ आप देखो, ये आपको छोटे छोटे से होल दिखाई दे रहे होंगे ना, ये क्या है, स्पाइरिकल है, क्योंकि ये थोरैक्स में प्रेजेंट है इसलिए इन्हें थोरेसिक स्पाइरिकल्स कह रहे हैं। अब ये जो स्पाइरिकल्स है किससे कनेक्टेड है, एयर ट्यूब, यानी कि ये ट्रैकिया आपको इनलार्ज करके दिख रहा है, ट्रैकिया से कनेक्टेड है। और ये ट्रैकिया अदर सेल्स ऑफ बॉडी से कनेक्टेड है, और ये ट्रैकिया दूसरे सेल्स जो हैं बॉडी की उन तक ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स थ्रू स्पाइरिकल्स। जो भी ऑक्सीजन रिच एयर है वो स्पाइरिकल से एंटर कर रहा है बॉडी में, और वो स्पाइरिकल से कहाँ जा रहा है, ट्रैकिया के अंदर, और ट्रैकिया उस ऑक्सीजन को बाकी जो बॉडी की सेल्स हैं उनमें पास कर दे रहा है। सिमिलरली, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ट्रैकिया में जा रहा है, और ट्रैकिया से स्पाइरिकल्स, और स्पाइरिकल्स से बॉडी के बाहर। तो इस तरीके से इनमें ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रही है। इसमें क्या है, और कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपने पढ़े, स्पाइरिकल्स जो कि स्मॉल ओपनिंग्स हैं, और ट्रैकिया जो कि स्पाइरिकल से कनेक्टेड एक लॉन्ग एयर ट्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रीदिंग इन अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है, अपने अर्थवर्म को देखा है तो उसकी बॉडी कैसी होती है, स्लाइमी मॉइस्चराइज बॉडी होती है। अर्थवर्म्स हैव अ सॉफ्ट स्लाइमिंग एंड मॉइस्ट स्किन। इसकी जो स्किन होती है कैसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट, स्लाइमिंग यानी चिपचिपा, और मॉइस्ट होती है।
हैंस द गैसेस कैन ईजिली पास इन एंड आउट ऑफ द अर्थवर्म थ्रू इट्स स्किन, क्योंकि इसकी जो स्किन है बिल्कुल सॉफ्ट, स्लाइमिंग और मॉइस्ट है, तो गैसेज जो है ना ईजिली पास इन और पास आउट हो जाती है इसके स्किन के थ्रू। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि अर्थवर्म्स के अंदर ब्रीदिंग कैसे हो रही है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा थ्रू देयर स्किन, यानी कि उनकी स्किन के हेल्प से। Similarly, frogs also have slippery and moist skin that can help in breathing. However, frog contain lungs too. Siमिलरली ऐसे ही मॉइस्ट स्किन जो है फ्रॉग्स की भी होती है। फ्रॉग्स में लंग्स भी होते हैं, लेकिन फ्रॉग्स जो है ना वो स्किन के थ्रू भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिच एयर स्किन के थ्रू अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर भी स्किन के थ्रू बाहर आ रही है। अर्थवर्म के अंदर ब्रीदिंग प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। अब देखते हैं वाटर के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है। तो ये आपको एक वाटर एनिमल फिश दिखाई दे रहा है। तो फिश के अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन अगर हम देखें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, इसमें गिल्स होते हैं। ये गिल्स कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखते हैं गिल्स कैसे हेल्प कर रहे हैं। एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। जो भी वाटर के अंदर एनिमल्स रह रहे हैं उनमें एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, उसका नाम क्या है, गिल्स। गिल्स आर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स। ये जो एनिमल्स है ना, फिश है, फिश की जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर ना कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम गिल का नाम दे रहे हैं। गिल्स शो अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एनिमल्स एंड द वाटर ईजिली। ये जो गिल्स है ना, ये गैसेज का एक्सचेंज ईजिली होने देते हैं वाटर में। ठीक है, वाटर से जो ऑक्सीजन है वो इनके अंदर जाता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स के थ्रू बाहर आता है। सम एनिमल्स कॉल्ड द एम्फीबियंस कैन ब्रीथ ऑन लैंड बाय लंग्स एंड थ्रू मॉइस्ट स्किन अंडर वाटर। ठीक है, कुछ एनिमल्स जैसे जो एम्फीबियंस है, यानी कि एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, मॉइस्ट स्किन, जैसा कि हमने फ्रॉग में देखा। और जब लैंड पे आते हैं तो वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल जो फ्रॉग और टोड्स हैं वो ऐसा ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हमें ये देखना है कि क्या प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। हाँ, हमने सुना है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन उनके लीव्स से होता है। लीव में आपको दिखाई दे रहा होगा ये छोटे छोटे ना पोर्स टाइप के स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के ऊपर एक सेल होती है एक टाइप की, जिनको बीन शेप की जो सेल दिखाई दे रही है ना, इनका नाम है गार्ड सेल्स। ये जब गार्ड सेल्स ही अलाउ करते हैं कि एयर अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो गार्ड सेल्स क्या करती हैं, जब ये ओपन होती हैं तो उसे हम ओपन स्टोमेटा बोलती है। जब ये गार्ड सेल्स बंद हो जाती हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज स्टोमेटा। अब हम देखते हैं, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स ऑन देयर लीव्स, दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, उनके लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। द बीन शेप्ड सेल्स ऑन लीव्स आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। अब ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा पे बीन शेप की जो सेल है इनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं। Plants also use tiny opening on their stem and fruit for breathing. These openings are called lenticel. एक तो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू होता है। दूसरा जो है ना, प्लांट्स स्टेम और फ्रूट में भी रेस्पिरेशन होता है इनमें। वो कैसे होता है, आपने देखा होगा एप्पल के ऊपर छोटे छोटे येलो येलो से स्टेन्स होते हैं, वो एक्चुअली ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम लेंटिसेल बोलते हैं, उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। ये द टाइनी डॉट्स ऑन द स्किन ऑफ पोटैटो एंड एप्पल आर एक्चुअली लेंटिसेल। जो आपको एप्पल, ये पोटैटो के ऊपर जो आपको टाइनी टाइनी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं और एप्पल के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्या है, लेंटिसेल्स, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में दो चीज़ों की हेल्प से हो रहा है, स्टोमेटा जो कि लीव्स में है वहाँ पे, और दूसरा लेंटिसेल्स जो कि फ्रूट और स्टेम में प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू भी प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। आई होप आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी समझ आ गया होगा। So thank you. This is all about the chapter respiration in organisms.